हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 2 के बारे में। और जैसा कि मैंने यूनिट 1 की वीडियो को पहले अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में। और मैंने यूनिट 1 की वीडियो को अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए, फिर आकर इस वीडियो को देखिए। तो चलो हमेशा की तरह सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इनोवेशन एंड इट्स टाइप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्निक्स फॉर आइडिया जनरेशन की बात करेंगे। आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मैनेजरियल स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर, वैल्यू क्रिएशन, स्टेप्स टू क्रिएट अ इंटरप्राइज मॉडल, स्ट्रेटजीज फॉर अ सस्टेनेबल इंटरप्राइज मॉडल। एंड हमेशा की तरह ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी एंड द लास्ट में आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी। तो चलो फटाफट सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कि इनोवेशन एंड इट्स के टाइप्स के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इनोवेशन के बारे में। तो इसके सारे डिफिनीशन वगैरह समझने से पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इन्वेंट के बारे में, जिसका आविष्कार होता है, और एक होता है इनोवेट। ठीक है, तो इन्वेंट क्या होता है? जैसे कि बल्ब का आविष्कार किया गया था, इन्वेंट किया गया था, यानी कि पहले एग्जिस्ट बल्ब नहीं करता था। अब उसी बल्ब के कॉन्सेप्ट को लेके कुछ लोग नए नए बल्ब बनाए, कुछ बनाए, तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया? इनोवेशन किया, यानी उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ नया चीज बनाए, तो वहां पे वो हो गया इनोवेशन। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही डिफिनीशन आप एग्जाम में बना के लिख सकते हो। लेकिन कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो पहले पॉइंट पे देखो क्या दिया हुआ है, द वर्ड इनोवेशन। जो इनोवेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ब इनोवेयर से डिराइव है, ये ध्यान देना, इनोवेयर। ठीक है, और जिसका मतलब होता है रिन्यू। ठीक है, मतलब जो चीज पहले से बनी हुई है उसको उसमें नयापन ला देना, वही रिन्यू होता है ना। तो रिन्यू इसका मतलब होता है। अब यहां पे देखो सेकंड पॉइंट पे इसकी डिफिनीशन दी हुई है इनोवेशन की, कि इनोवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ डोमेन, अ प्रोडक्ट, अ सर्विस इज रिन्यूड एंड ब्रॉट अप टू डेट बाय अप्लाइंग न्यू प्रोसेसेस, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स और इस्टेब्लिशिंग सक्सेसफुल आइडियाज टू क्रिएट न्यू वैल्यू। तो यही इनोवेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसका किसी प्रोडक्ट पे, किसी सर्विस को रिन्यू करने के लिए किया जाता है। उस पे कुछ प्रोसेसेस वगैरह लगाए जाते हैं, नए टेक्निक्स को वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां से जो आपका सक्सेसफुल आइडिया होता है उससे हम एक नया वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यही आपका होता है इनोवेशन। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ रोल्स होते हैं इनोवेशन के, रूल्स नहीं है, रोल्स होते हैं, कुछ रोल होते हैं इनोवेशन के। तो चलो एक एक करके हम उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है क्रिएटिव डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट तो आपको पता है ना क्या होती है, किसी भी चीज को बनाना, जो एक प्रोसेस फॉलो करके वो डेवलपमेंट होता है। और क्रिएटिव डेवलपमेंट अगर उसके नाम के आगे जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल वे से नहीं उसे डेवलप करते हैं, वहां पे कुछ प्रोसेसेस, कुछ कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग डेवलप करते हैं, तो वहां पे आपका आ जाता है क्रिएटिव डेवलपमेंट। ठीक, तो क्रिएटिव डेवलपमेंट में क्या किया जाता है? तो इसमें जो होता है ना, ये जैसे आपके नेचर को इनहेंस कर देता है, इसमें और भी क्रिएटिविटी डाल दी जाती है। जो भी आपकी डिजाइनिंग होती है उस पर काफी रिसर्च करके उस डिजाइन को और इंप्रूव किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो आपका आ जाता है क्रिएटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखो परसिस्टेंस डेवलपमेंट। ठीक, तो परसिस्टेंस डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक तरह समझ सकते हो जिद्दी, मतलब एकदम एक जगह पे टिका हुआ हो। ठीक है, तो परसिस्टेंस इंप्रूवमेंट के अंदर अगर देखते हैं हम लोग, तो ये जो परसिस्टेंस इंप्रूवमेंट क्या करता है, ये हमें ड्यूरेबिलिटी देता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये ड्यूरेबिलिटी देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहे, कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहे। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस होता है, अगर वो एक जगह पे स्टैटिक है, नहीं चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके फेल्योर होने के चांसेस डिक्रीज होने के। ठीक है, मार्जिन वगैरह। लेकिन परसिस्टेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, ये ड्यूरेबिलिटी देता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट वगैरह होती रहती है। अब उसको नेक्स्ट देखो, रेनफोर्सिंग योर ब्रांड। अब रेनफोर्सिंग का मतलब क्या होता है? मजबूत, एकदम मजबूत, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर जो भी आपका ब्रांड होता है, ठीक है, जो भी आपका ब्रांड होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर का ब्रांड होता है, इसे हेल्प होती है अपने प्रोडक्ट को और भी मजबूत बनाने में, अपने प्रोडक्ट को और भी इनोवेटिव बनाने के लिए, और भी इनोवेटिव वे से प्रेजेंट करने के लिए। तो ये इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। तो रोल्स ये होते हैं इनोवेशन के एक एंटरप्रेन्योर के लाइफ में, या जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को बिल्ड कर रहा होता है। लास्ट में जो दिया हुआ मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है कि आप जो एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर दिया। ठीक, तो आपका एक प्रोडक्ट है ना, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना,
तो जब आप नया कोई लॉन्च कर रहे हो तो आपका पुराने वाले वर्जन से नया वाला जो वर्जन हो वो आपका जबरदस्त हो। तो वही दिया, मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसे और उससे बेस्ट बनाने के लिए आपको इनोवेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप पहले से पुराने वाले से बेस्ट प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हो मार्केट में। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं हम इसके इनोवेशन के टाइप्स की। तो बेसिकली 4 टाइप्स हैं, डिसरप्टिव, इंक्रीमेंटल, सस्टेनिंग एंड रेडिकल। ये 4 इनोवेशन के टाइप हैं और चलो एक एक करके इन चारों को समझते हैं। काफी इजी है, बहुत आराम से समझ जाओगे। तो सबसे पहले डिसरप्टिव को बात करते हैं। अब डिसरप्टिव का नाम सुनते ही आपको हिंदी में इसको हानिकारक कहते हैं, हानिकारक कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिसरप्टिव जो इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेसेस मॉडल दैट डिसरप्ट्स द एग्जिस्टिंग मार्केट। देखो, डिसरप्टिव इनोवेशन एक तरह की समझ लो कि बेकारी इनोवेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी नए बिजनेसेस मॉडल होते हैं वो क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बना और उसने मार्केट में कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन दिया और वो खराब निकल गया, यानी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई यार, और बिगड़ गई प्रॉब्लम, समझ लो, और प्रॉब्लम होने लगी। तो वहां पे आपका डिसरप्टिव इनोवेशन हो जाता है। तो इसको तब किनारे कर दो, ये समझ में आ गया डिसरप्टिव क्या होता है। उसके बाद देखो सस्टेनिंग, सस्टेनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी मैं एक चीज बताऊंगा, इन तीनों में बहुत नया चीज है, डिफरेंस बताऊंगा इन चारों में, एक डिफरेंस में। तो अभी समझो सस्टेनिंग की बात करते हैं। सस्टेनिंग का मतलब क्या होता है कि कायम रखना, किसी भी चीज को कायम रखना। यानी कि लोग कहते हैं ना कि क्या तुम वहां पे जा रहे हो, क्या तुम वहां पे अपने आप को सस्टेन कर पाओगे, क्या तुम अपने आप को वहां पे कायम रख पाओगे, तो वही होता है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑन अ प्रोडक्ट दैट एम्स टू सस्टेन द पोजीशन इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। अब देखो कोई भी एंटरप्रेन्योर हुआ भाई, प्रोडक्ट तो वो मार्केट में लॉन्च कर दिया, मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो आपका, ये जो प्रोडक्ट है ना आपका, मार्केट में सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने लॉन्च किया 1 साल 2 साल 3 साल चला फिर खत्म, नहीं भाई, सस्टेन करना वो आपका प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके अंदर सस्टेनेबल जो सस्टेनिंग इनोवेशन होता है, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि आपका एग्जिस्टिंग मार्केट में आपका प्रोडक्ट सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इंप्रूवमेंट वगैरह आपके प्रोडक्ट में की जाती है। इसमें आपका मेन एम यही होता है कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो भी है उसमें आपका इंप्रूवमेंट वगैरह करना, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट हो वो एग्जिस्टिंग मार्केट में सस्टेन कर पाए। तो इसके अंदर आप लोग ऐसे लिख पाएंगे, आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल से आपको समझ में आ रहा है कोई चीज ऐसे 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 ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट करे, तो सेम फंडा इसमें भी है। तो ग्रेजुअल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है, ध्यान देना, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें आपको इंक्रीमेंट करना है। अब देखो इंक्रीमेंट कैसे करना है मैं बताता हूं, कि आपके प्रोडक्ट में कोई नया फीचर ऐड करना, डिजाइनिंग में चेंजेस करना, ठीक है, ताकि कस्टमर को पहले से ज्यादा एक वैल्यूएबल उसे प्रॉफिट हो, आपके कस्टमर की जो वैल्यू हो वो इंक्रीज हो, यानी कस्टमर को जो आपको फायदे मिल रहे थे पहले, कस्टमर को और आसानी से और ज्यादा फायदे मिले उसे। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में यही होता है कि इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या करता है, आपकी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ये यूटिलाइज करता है और कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज करता है। समझ में आया, ये आपके एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है और कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज करता है। कैसे करता है, आपके प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड करके, डिजाइनिंग वगैरह चेंज करके, ये सारी चीज करके ये आपके प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड करता है और अपने आपके कस्टमर की वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक, चलो अब बात करते हैं रेडिकल की। तो रेडिकल में बेसिकली क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू दैट ट्रांसफॉर्म्स इंडस्ट्रीज ऑफन क्रिएट्स अ न्यू मार्केट। रेडिकल में बेसिकली क्या होता है ना, यहां पे हम लोग नए चीज को नए मार्केट में लॉन्च करते हैं। ये ध्यान देना, नया सर्विस नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हम एकदम टोटली नए मार्केट में लॉन्च करते हैं। नहीं समझ रहे, मैं बताता हूं। जैसे कि मान लो जोमेटो का एक एग्जांपल ले लो। जोमेटो को बनाया गया, मैं ये नहीं कह रहा जोमेटो पहली बार आया, एग्जांपल दे रहा हूं कि एज्यूम करिए कि मार्केट में जोमेटो आ गया, तो जोमेटो के बाद बहुत सारे लोग मतलब एज ए स्टार्टअप के तौर पे आए, स्विगी वगैरह में जो भी हैं
आए फूड डिलीवरी में, तो वो क्या किए, एक एग्जिस्टिंग मार्केट में वो लोग लॉन्च किए, एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च किए। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आता है जो अभी लॉन्च ही नहीं किया गया मार्केट में, फॉर एग्जांपल के लिए आप एलन मस्क का ले सकते हो, स्टारलिंक का एग्जांपल ले सकते हो। क्या स्टारलिंक जैसी कोई सर्विसेज कोई दे रहा है अभी तक? अभी नहीं, सैटेलाइट वाला कोई दे रहा है, तो ये नया हो गया। तो यही चीज आपका आता है रेडिकल में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेडिकल में क्या होता है। तो अब एक डिफरेंस समझो, जो सस्टेनिंग होता है ये भी आपका एग्जिस्टिंग मार्केट में काम करता है, डिसरप्टिव भी एग्जिस्टिंग मार्केट में काम करता है, इंक्रीमेंटल भी एग्जिस्टिंग मार्केट में काम करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, और रेडिकल जो होता है यही आपका न्यू मार्केट में काम करता है। ये एक डिफरेंस है जो इन चारों में है, 3 में सेम है, 1 में अलग है। और इस जोमेटो और एलन मस्क वाले एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे कि रेडिकल का मतलब क्या है इस इनोवेशन का। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कि कैसे एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आप लोग फाइंड कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो चलो, इसमें सबसे पहले आता है कि आइडेंटिफाई योर पेन पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? पेन पॉइंट्स फाइंड आउट करने से मतलब क्या है? पेन पॉइंट मतलब क्या होता है कि जो दर्द दे। ध्यान देना, इनोवेशन यही से शुरू होता है किसी भी, और जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी चीजें होती हैं यहीं शुरू होता है। सबसे पहले अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि अपना खुद का पेन पॉइंट आपको खोजना होता है, कि यार मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस मार्केट में मैं रह रहा हूं, इस समाज में रह रहा हूं, तो मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं फेस कर रहे हैं? अगर ये चीजें सही है तो आप उस पर काम कर सकते हो और उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो और आप एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में आ सकते हो। यही सबसे पहला होता है एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, कि अपने खुद के पेन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना और उस पर काम करना। अगर नहीं पेन पॉइंट काम मिल रहा है आपका, तो फिर दूसरों से आप मार्केट में जा सकते हो, प्रॉब्लम्स देख सकते हो, प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो, टाइम ले सकते हो, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो पहला आपको समझ में आ गया कि पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब होता है और क्यों करते हैं। फिर उसके बाद देखो एनालिसिस ऑफ इंटरनल डिमांड। अब एनालिसिस ऑफ इंटरनल डिमांड का मतलब क्या है? तो इसमें क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में इसमें क्या होता है कि आपका जो भी इंटरनल डिमांड होता है उसमें असेसमेंट, इंटरनल डिमांड का जो भी असेसमेंट होता है, जो भी असेसमेंट होता है, आकलन, असेसमेंट मतलब आकलन होता है, तो जो भी इंटरनल डिमांड होता है उसका हम लोग आकलन करते हैं, ठीक है, और आकलन करते हैं। और जो भी आपका प्रपोज्ड प्रोडक्ट होता है, ध्यान देना, मार्केट में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो ना, या मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके इंटरनल डिमांड की असेसमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, आकलन करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि ये चीज जो हम लोग आकलन कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज हम लोग देख रहे हैं, क्या ये चीज फ्यूचर में अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। समझ लो, एग्जिस्टिंग मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको देख रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं कि क्या हम जो चेंजेस अभी इसमें करेंगे, जो भी चीजें करेंगे, क्या ये फ्यूचर में मतलब काम आएंगे कि नहीं, क्या फ्यूचरिस्टिक है, क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है इसकी। तो वो चीजें कर रहे होते हैं, इसके अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं। उसके बाद देखो एक्सटर्नल असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो आपकी हेल्प करे, ठीक है, तो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहरी होता है। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस में जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट सप्लायर्स हो गए, कुछ इन्वेस्टर्स हो गए जो आपके प्रोडक्ट में जो भी आपका आइडिया है, शार्क टैंक आप लोग देखते होंगे, तो आखिर में वो इन्वेस्टिंग के लिए ही आते हैं ना वो लोग, तो इन्वेस्टर्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे लोग एक्सटर्नल असिस्टेंस में आते हैं आपके गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के तौर पे, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरनल सोर्सेज, नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, ध्यान देना, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब उसे क्यों नॉलेज होनी चाहिए? अगर उसे इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो कैसे कर पाएगा कि ये इंडस्ट्री किस टाइप की है, मुझे कैसे डिसीजन लेने चाहिए, किस प्लेस पे मुझे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो। इसलिए जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो रिस्क इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब देखो जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेने से कभी डरता नहीं है। देखो रिस्क तो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि रिस्क लेना होता है, कभी खाई में जा सकते हैं कि बाहर भी निकल सकते हैं, बहुत खतरनाक होता है। तो एक रियल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ऐसे ही नहीं रिस्क ले लेता है, वो प्रॉपर रिसर्च करता है, अपने प्रोडक्ट पे खुद उसे यकीन होता है, प्रॉपर रिसर्च किया रहता है, सालों की मेहनत होती है,
तो वो अपने बिजनेस से रिलेटेड रिस्क वगैरह ले सकता है और वो उसे पता है कि मैं कितना रिस्क लूंगा तो मेरे बिजनेस के लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा या फिर मेरा बिजनेस कितना लॉस में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। अब परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एग्जिस्टिंग यूनिट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना होता है और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को और भी वो इनहेंस करता है, यानी कि ऐसे वो आइडेंटिफाई करता है। मतलब यार अपने मान लो उसका एक एग्जिस्टिंग यूनिट्स है, उसको अच्छे से एनालाइज वगैरह करेगा और उसी में अपॉर्चुनिटीज को खोजने की कोशिश करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम बात करते हैं मैनेजेरियल स्किल फॉर एंटरप्रेन्योर। अब देखो, अब आपको सोच रहे होगे कि मैनेजेरियल स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो भाई साहब देखो, एंटरप्रेन्योर के पास सारी स्किल होनी चाहिए मुझे लगता है। मतलब सारा नहीं पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसे बहुत सारे फील्ड की नॉलेज, काफ़ी चीज़ों की नॉलेज उसे होनी चाहिए, तभी तो एक अच्छी कंपनी चला पाएगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब देखो जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो उसे मैनेजेरियल कुछ स्किल्स होती हैं, उसे सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट देखो क्या होता है कि अगर हमको टाइम मैनेजमेंट आ गया, हम टाइम मैनेजमेंट करने लगे, या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर है अगर वो टाइम मैनेजमेंट करता है, तो किसी भी काम को एक टाइम लिमिट के अंदर वो कर सकता है और बहुत ही इफिशियंट होगा। ठीक है, यानी कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द टाइम और अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो अगर टाइम मैनेजमेंट आता है तो हम इतने सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर को टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। बिजनेस प्लानिंग। अब बिजनेस प्लानिंग में क्या होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर होता है उसे ज़रूरत होती है कि बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें उसे सीख लेना चाहिए। यानी कि उसे प्रॉपर बिजनेस की प्लानिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उसे आनी चाहिए, ताकि उसे पता चले कि जो बिजनेसेस वो करना चाहता है इंडस्ट्री में वो फिट होगा कि नहीं होगा, जिस टारगेट मार्केट के लिए वो लॉन्च कर रहा है क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, यानी प्रॉपर उसे प्लानिंग करने आनी चाहिए। ऐसा नहीं दिमाग में आया और निकल पड़ा काम को करने के लिए, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक बिजनेस प्लानिंग भी करने आनी चाहिए उसे, क्योंकि मार्केट में ऐसा तो नहीं है कोई एक बंदा काम कर रहा है, बहुत ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पड़े हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस को चला रहे हैं। तो यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस प्लानिंग भी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एम्प्लॉय मैनेजमेंट अब एक एंटरप्रेन्योर देखो स्टार्ट तो करता है अकेले ज़्यादातर, लेकिन बाद में उसे एम्प्लॉय की भी ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है। तो यानी कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने एम्प्लॉय को हैंडल करना आना चाहिए, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना आना चाहिए, कोई भी सिचुएशंस कंपनी में आए ताकि वो अपने एम्प्लॉय को हैंडल कर सके, मोटिवेट कर सके। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कस्टमर मैनेजमेंट। अब कस्टमर ही तो किसी भी कंपनी का बैकबोन होता है, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी ले लो, फेसबुक। अब अगर फेसबुक पे लोग इंस्टाग्राम ना यूज करे, फेसबुक ना यूज करे, व्हाट्सअप ना यूज करे, तो क्या औकात है इन लोगों की। देखिए कस्टमर सबसे बड़ी चीज होती है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर हो उसकी जो माइंड हो, जो रिलेशनशिप हो कस्टमर के साथ, उसे बिल्ड करनी आनी चाहिए। यानी कि एंटरप्रेन्योर को इतना तो पता होना चाहिए कि अपने कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और एक लॉयल कस्टमर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अगर लॉयल कस्टमर नहीं रहेंगे तो एक बार आपके प्रोडक्ट को यूज करेगा फिर दोबारा नहीं यूज करेगा। जैसे हम लोग अमेजोन को यूज करते हैं, कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, यानी हमारा वहाँ पे जो भी फीडबैक है वो पॉजिटिव है, हमें सर्विस अच्छी मिल रही है, तभी हम लोग दोबारा वहाँ से ऑर्डर करते हैं। तो यानी कि कस्टमर की फीडबैक और कस्टमर मैनेजमेंट वगैरह बहुत ज़रूरी होता है, एक लॉयल कस्टमर बनाना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। सेल्स मैनेजमेंट। अब देखो सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका जो सेल्स मैनेजमेंट होता है, एक टीम होती है जो सारी चीज़ें आपकी कर रही होती है। यानी एंटरप्रेन्योर को चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी बहुत चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते हैं, यानी सारी एक्टिविटी एंटरप्रेन्योर को पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा चीज़ उसे समझ में आना चाहिए पहले से, और उसे अब वो लोगों को गाइड भी कर सके। फिर उसके बाद होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो कोई भी कंपनी चला रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, हमें सैलरी देनी है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो यानी कि सारी चीज़ों की देखरेख भी करनी होती है, सारी चीज़ें हैंडल करने होते हैं। अकाउंटेंट वगैरह होते हैं जो अकाउंट वगैरह हैंडल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, तो फाइनेंशियल की जो भी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लोगों को कंट्रोल करना, जो भी एक्टिविटी होती है फाइनेंशियल से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें, सारी मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए। फिर लास्ट में होता है बिजनेस मैनेजमेंट।
तो बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो भी देखो ध्यान देना, बिजनेस मैनेजमेंट में जो ऊपर मैंने जितनी भी चीजें बताई वो आपका एक तरह समझ लो बिजनेस मैनेजमेंट में आ जाता है। जैसे कि बिजनेस की आपकी मार्केटिंग करना, जो भी जनरल मैनेजमेंट वगैरह उसमें करना होता है छोटे मोटे वो करना, फाइनेंस वगैरह का काम संभालना, और जो भी परचेजिंग वगैरह हो रही है वो चीजें देखना, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सारी चीजें देखना, जो भी आपकी पब्लिक रिलेशनशिप है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड लोगों का वो सारी चीजें देखना, यानी पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट संभालना ही बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है आपका। तो ये सारी चीजें स्किल, मैनेजरियल स्किल एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएशन क्या होता है उसके पहले बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में। अगर चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा जाकर रेस्ट करो और उतने टाइम पे एक लाइक इस वीडियो को कर दो और कमेंट में जाकर इतना लिख दो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर मी। इतना बस कमेंट कर दो, मुझे दिल से यार सच में बहुत अच्छा लगेगा। और सच में अगर वीडियो आपकी हेल्प कर रही है तो मेरे लिए वीडियो को पॉज करके बस 10 सेकेंड का 5 सेकेंड का टाइम निकाल के यार इतना कमेंट कर दो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप कमेंट कर दिए होगे, सच में आप कमेंट कर दिए होगे। चलो अब हम बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन की। तो वैल्यू क्रिएशन में क्या होता है, वैल्यू मतलब क्या होता है, कोई मूल्य, ठीक है। और क्रिएशन मतलब होता है बनाना। तो इसका मैं मोटी मोटा एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल बहुत मस्त, राहुल गांधी का एक वो है कि है ना मीम चला था, आलू डालो सोना निकलेगा, ठीक है। तो आलू डालो सोना निकलेगा, तो उसी का मैं एग्जांपल वैल्यू क्रिएशन दे रहा हूं। यानी कि आपने आलू डाला जो है 10 रुपए का और उससे निकल रहा है सोना जो है 10 लाख रुपए का, यानी वैल्यू क्रिएट हो रही है ना कि 10 रुपए की चीज आप इनपुट दे रहे हो और 10 लाख की चीजें रिटर्न में मिल रही हैं। यानी सोचो कितना तगड़ा वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। सेम यही चीज हम वैल्यू क्रिएशन में करते हैं। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो क्रिएट्स आउटपुट विच आर मोर वैल्यूएबल देन द इनपुट, यानी इनपुट से ज्यादा आपका जो आउटपुट होता है वो वैल्यूएबल होता है। इनपुट 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 से ज्यादा वैल्यूएबल आपका आउटपुट होता है। यानी वही है आलू डालो सोना निकलेगा, आलू डालो सोना निकलेगा। तो यही है, इनपुट डालो छोटा और यहां सोना निकलेगा, आउटपुट आपका बड़ा होगा। आई होप कि समझ में आ गई। यही कॉन्सेप्ट होता है आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करना। यानी कि अगर आप वैल्यू क्रिएट करोगे, कम एफर्ट्स लगाओगे, कम चीजें करोगे, आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट करके देगा। तो वैल्यू क्रिएशन को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स होती हैं, यहां पे मेंशन्ड है, वो भी बात करेंगे। और नीचे देखो एक डिफिनेशन दिया हुआ है, इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस दैट इंक्रीज द वर्थ ऑफ गुड्स, सर्विसेज और इवन अ बिजनेस। मैंने डिफिनीशन थ्योरी इसलिए लिखी है ताकि एग्जाम में तो आपको यही सारी चीजें छापनी है, जाके तो छाप देना, समझ लेना, और समझे रहोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। चलो तो मैनेज वैल्यू क्रिएशन कैसे मैनेज करते हैं, तो चलो उसे एक बार देख लेते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट होता है एक तरह से जैसे कि इसमें जो भी एक्टिविटीज होती है, जो प्रोडक्ट में आपको बनने में जो भी चीजें होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी टास्क होते हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है और आपके काम को कंप्लीट किया जाता है एक डिजायर्ड लेवल के एक्सीलेंस के लिए। यानी कि मान लो क्वालिटी मैनेजमेंट का काम समझो, आपका प्रोडक्ट है, उस पर काम चल रहा है, यानी कि सारी चीजों एक्टिविटी को देखना पड़ेगा ना, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे टास्क टाइम पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अगर सारी चीज जल्दी जल्दी होंगी, इनपुट हम देंगे अच्छे से, तभी तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा। यानी कि वहां पे हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू क्रिएशन होती है। क्वालिटी या प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब बताओ मुझे कि आप अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो पॉलिसी अच्छी है, ठीक है, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की है वो अच्छी है, आप जो कस्टमर को एश्योरेंस दे रहे हैं वो आपकी अच्छी है, ये सारी चीजें अगर आपकी अच्छी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो लोग यूज करेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को भी देखा जाता है, ठीक है, उसको भी करते हैं। मैनेज स्किल्ड वर्कर। अब देखो स्किल्ड वर्कर आपके कंपनी में होता है ना, देखो बड़ी बड़े जो ले ऑफ हो रहे हैं, कंपनियां निकाल रही हैं लोगों को, ये क्या हो रहे हैं, यानी कि जरूरत नहीं है उनको। तो ऐसे ही आपकी जो भी कंपनी है, जो भी है, तो वहां पे आप स्किल्ड वर्कर को रखेंगे। ऐसा नहीं कि 5 वर्कर का काम है तो 6-7 को रखेंगे, तो बेवजह आपको पैसे उनको देने पड़ेंगे, वही पैसे बचाकर आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, जो 50 लाख 60 लाख करोड़ों में जो सैलरी दे रही हैं, तो 10,000 लोगों को निकाल के फेंक दे रही हैं। तो सोचो इतने करोड़ रुपए बचा लिया वो, तो वो पैसों को फिर कहीं और इन्वेस्ट करेगी।
तो ऐसी चीज़ें करते हैं। तो मैनेज स्किल्ड वर्कर्स आपको अपने कंपनी में रखना चाहिए, उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ बोलो भाग गए, वो नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना होता है, उनसे काम निकलवाना होता है। ठीक। कैपेसिटी टू इनोवेट, अब देखो कैपेसिटी टू इनोवेट में क्या होता है कि इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके, यानी जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आप चेंजेस करें, ठीक है, और उसे लॉन्च करें और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करते रहें आप, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। आपके पास एक एंटरप्रेन्योर्स के पास वैल्यू क्रिएशन वो करता रहे, इतनी कैपेसिटी उसके पास हो कि अपने प्रोडक्ट में हमेशा चेंजेस टाइम टू टाइम करता रहे और हमेशा वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। जैसे अमेजन को ले लो, पहले क्या था, बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए किंडल वगैरह आए थे, फिर अमेजन ने धीरे धीरे चीजें ऐड की ना, आज देखो अमेजन कहाँ पूरा मतलब फैल गया इतने भयंकर लेवल पे। तो ये सारी चीजें आप लोग देख रहे होंगे, तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो आई होप कि वैल्यू क्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं स्टेप्स टू क्रिएट अ इंटरप्राइज मॉडल। कुछ स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, चलो उन्हें एक बार हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले एक आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसमें कस्टमर की जरूरत को देखा जाता है, ध्यान देना, इसमें कस्टमर की जरूरत को देखा जाता है और कस्टमर क्या चाहता है आपके प्रोडक्ट से, तो ये चीजें दोनों देखी जाती है। और जो इन्वायरमेंट है जहां पे आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसको अच्छी तरीके से स्कैनिंग की जाती है और आपके कंपटीटर की पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझा जाता है, क्योंकि आपका कंपटीटर भी तो है मार्केट में, किस पॉलिसी पर वो काम कर रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती है इसके अंदर। ठीक। जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, इस वाले में देखो जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया में क्या होता है, यहां पर वैल्यू के लिए, अरे कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। ध्यान देना, तीन चीज मैं बताऊंगा, इसमें कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोवाइड की जाती है और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट हो और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। तीन चीज ध्यान देना। जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, जो देखो जो बिजनेस आइडिया आप जनरेट कर रहे हो ना, वो तीन चीज होनी चाहिए उसमें। पहला चीज क्या होना चाहिए कि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो, फर्जी ना हो, और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिटेबल हो, यानी एंटरप्रेन्योर के लिए फायदेमंद का बिजनेस हो, और आपके सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि सोसाइटी से वो कुछ गलत वे में जा रहा हो, नहीं, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल कैसे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपकी होनी चाहिए जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया में। थर्ड स्टेप क्या आता है, फिजिबिलिटी स्टडी। तो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे फिजिबिलिटी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो मैं बताता हूँ फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हैं। तो हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो भी आपका प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, और फिर हम ये निर्धारित करते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और टेक्निकली क्या ये फिजिबल है कि नहीं है, यानी फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और टेक्निकली क्या ये फिजिबल है कि नहीं है, यानी जो दिमाग में ये आइडिया चल रहा है क्या मैं इसे रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर सकता हूं कि नहीं, क्या मैं ये प्रोडक्ट बना सकता हूं कि नहीं, क्या मैं ये प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं, क्या मुझे घाटा तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ों की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है फिजिबिलिटी स्टडी में, थर्ड स्टेप में। आई होप कि समझ में आया होगा। फोर्थ स्टेप में देखो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। अब देखो, अब कोई काम आप करने जा रहे हो, बिना प्लानिंग के अगर करते हैं काम तो बिगड़ जाता है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, हम लोग पीछे बात किए कि उसे बिजनेस की प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक अच्छी सी बिजनेस की प्लानिंग करता है, सारी चीज़ों को डिजाइन करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है और फिर आपके इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देता है। ये चौथे स्टेप में हो गया। पांचवें स्टेप में क्या आता है, लॉन्चिंग द इंटरप्राइज। इंटरप्राइज जो भी वो है, उद्यम है जो भी है इंटरप्राइज, उसे लॉन्च करना होता है। तो लॉन्च करने में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, देखो लॉन्च कैसे करता है वो, जैसे कि एक सूटेबल लोकेशन देखता है, ठीक है, जहां पे डिजाइनिंग वगैरह सारी चीजें करनी है, मशीनरी वगैरह इंस्टॉल करनी है, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसे उसे फॉलो करनी होती है, जिसे वहां पे लाइसेंस लेना पड़ता है, लोकल जो अथॉरिटी आसपास की होती है वहां से उसे परमिशन लेना पड़ता है, बैंकों वगैरह से अप्रूवल्स लेने होते हैं और रजिस्ट्रेशंस वगैरह कराना होता है। तो ये सारी चीजें करानी होती हैं अगर एक एंटरप्रेन्योर्स है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं। आई होप की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर ए सस्टेनेबल इंटरप्राइज मॉडल। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो सस्टेनेबल इंटरप्राइज मॉडल के लिए हैं, ठीक है, जिसे कायम रख सकते हैं। तो क्या है स्ट्रेटेजीज, उसे देखते हैं। पहला है मैक्सिमाइज मटेरियल एंड एनर्जी इफिशियंसी। तो इसका मतलब क्या है समझो। मैक्सिमाइज मटेरियल एंड एनर्जी इफिशियंसी का मतलब क्या है कि यहां पर हमारा एम होता है, ध्यान देना, यहां पर हमारा एम होता है कि कम से कम यहां पर हम मटेरियल यूज करें और एनर्जी को, कम से कम मटेरियल और एनर्जी को यूज करें और हाई इफिशियंसी को अचीव करें। यहां पर इसका काम ये होता है, ठीक। उसके बाद देखो कंट्रोल रिसोर्स वेस्टेज। अब देखो जब एक इंटरप्राइज लेवल के मॉडल को रेडी किया जाता है तो वहां पे बहुत सारे वेस्टेज निकलते हैं, तो उसको रिसाइकल करना, रीयूज कर लेना, तो वो सारी चीजें आती हैं आपकी कंट्रोल रिसोर्स वेस्टेज में। अब जैसे कि आप समझ सकते हो जब हमारा घर बनता है, तो घर बनता है ना, तो ईंटें लगते हैं, तो ईंट के जो टुकड़े बच जाते हैं छोटे छोटे, तुम्हें छोटे फेंका नहीं जाता है, तोड़ के उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है। जो फर्श होती है मतलब प्लास्टर वगैरह करते हैं तो उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उसे यूटिलाइज कर लिया जाता है ना। तो वैसे ही आपका जो इंटरप्राइज वगैरह में होता है तो वहां पे आपका रीयूज कर लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में करने में, और रिसाइकलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करके उन सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। डिलीवर फंक्शनैलिटी रेदर देन ऑनरशिप। अब देखो जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी चीजें आप कर रहे हो, लोगों को फंक्शनैलिटी आपको डिलीवर करनी है। ऐसा नहीं कि ऑनरशिप वहां पे देना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते मेरा प्रोडक्ट है, मैं हूं, जो भी हूं मैं। देखो जो होता है मालिक वो कस्टमर एक तरह से देखो होता है, कस्टमर है तो प्रोडक्ट है, कस्टमर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। चलो अडॉप्ट स्टेवार्डशिप रोल। स्टेवार्डशिप रोल का मतलब क्या होता है, परिचारक का पद, कोई एक पद होता है, ठीक है। तो इस पद को मतलब क्या करते हैं, ये एक तरह का उस कंपनी में एक पद होता है, ठीक है, कोई पद ले लेता है और वो सारी चीजों को मैनेज करता है, ठीक है, और वे सारी चीजों को मैनेज करता है। देखो एक बंदा तो सारी चीजें नहीं कर सकता ना, तो यानी कि चीजों को लोगों को असाइन करना होता है ताकि वो सारी चीजें अच्छे से हो सके। इंक्लूसिव वैल्यू क्रिएशन। अब इंक्लूसिव वैल्यू क्रिएशन के अंदर क्या आपका आ रहा होता है, तो चलो उसे समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी वैल्यू होती है डिलीवर करना, ध्यान देना, जो भी वैल्यू आप डिलीवर कर रहे हो अपने ओल्डर स्टैक होल्डर्स को, ध्यान देना, इसमें मेनली फोकस किया जाता है, आपका एम रहता है कि जो भी आपके पुराने स्टैक होल्डर्स हैं उन्हें वही वैल्यू देना और उससे अच्छी वैल्यू आप प्रोवाइड करा सकते हो, ताकि आपका जो भी वैल्यू क्रिएशन में ये सारी चीजें मदद करती हैं। अब देखो जो भी स्टैक होल्डर्स वगैरह हैं उन्हें अच्छा वैल्यू दोगे तो आपका काम आगे अच्छा ही होगा ना, तो वो सारी चीजें होती हैं। डेवलप सस्टेनेबल स्केल अप सॉल्यूशन। अब देखो एक स्ट्रेटेजी में भी आती है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीजें हैं वो स्केलेबल हो, टाइम पे आप उससे एक्सपैंड कर सको, रिजिड ना हो एक टाइम पे, मतलब रिजिड ना हो, एक जगह पे लिमिटेड ना हो, ताकि आप उसे स्केलिंग कर सके, टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी चीजें यूज करके आप उसे कर सके। आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने वीडियो अभी तक देखी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।